नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी, बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु जी, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को एसआईटी ने उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। अयोध्या से एक की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग भागकर उत्तर प्रदेश क्यों आए? भाग के उत्तर प्रदेश क्यों आए, उसका सीधा उत्तर है, एक बाजू तपिश बढ़ जाती है, एक तरफ चौकसी बढ़ जाती है, तो बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की ओर तो जा नहीं पाएंगे, वहां तो पकड़े जाएंगे। बहुत चौकन्ना है इस वक्त भारत सरकार। तो वो उत्तर प्रदेश से शायद नेपाल जाने वाले थे, क्योंकि ये जो हत्यारे थे ना, अंजू जी, ये बात समझ लीजिए, जो वर्णन एसआईटी ने किया है, जो वर्णन हमारी एजेंसियों ने किया है, उससे ये साफ फलित होता है। हमें पता चलता है कि देवर प्रोफेशनल किलर्स, ये प्रोफेशनल मारे आए हुए थे। 50 सेकंड के अंदर 5-10 राउंड गोली चला देना, और वो भी सटीक जगह पे, उनको गाड़ी में चंद्रनाथ रथ कौन से बाजू बैठे हैं उसका भी पता होना। इसका बड़ा सीधा मतलब ये होता है अंजू जी कि देवर रियल प्रोफेशनल पीपल। मिलिट्री स्टाइल एक एनकाउंटर 50 सेकंड में खत्म करके आदमी निकल जाता है, तो वो आदमी का बचना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि वो आदमी जिंदा पकड़ा जाना चाहिए नहीं। मगर उनको क्या पता है कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा अब तो अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो बाबा की सरकार आपको जीने नहीं देगी। तो देखो, एक कहां से पकड़ा गया, अयोध्या से। अब ये तोते की तरह बोलेंगे। पूरा जो ऑपरेशन चंद्रनाथ रथ का किया गया, उसमें तो मुझे तो यह कहीं दिखता है कि टारगेट तो शुभेंदु थे। वो तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी और कोई काम से गए हुए थे, क्योंकि ये जो सिल्वर हैचबैक है जिसके अंदर चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, वो सिल्वर हैचबैक में शुभेंदु भी जाया करते थे। तो अगर समझ लो ये कांड हो गया होता तो क्या क्या गजब गजब। मगर जब ये तीनों के तीनों पकड़े गए हैं, ये प्रोफेशनल किलर्स, तो उनके बहुत से आका लोग, उनके फाइनेंसर्स लोग और उनके चट्टे बट्टों की माहिती हमें मिल जाएगी। तो इससे यह भी पता चलेगा कि नेपाल में किसके साथ में उनका पूरी संलग्नता है। एक बाजू तो हम 700 किलोमीटर की फेंसिंग बना ही रहा है। शायद वक्त आ गया अंजू जी कि नेपाल में भी फेंस बनानी पड़ेगी हमें, अगर यही चलता रहा तो। अंजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु जी, क्योंकि जो पोरस बॉर्डर बना रखा था बांग्लादेश के साथ ममता बनर्जी ने, इधर नेपाल का तो पूरा बॉर्डर ही खुला है, वहां से तो कोई भी आता जाता रहता है। अब उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, वहां पर किस तरह से मस्जिदें बन गई हैं, सारी फाइनेंसिंग वहां पर ऐसा ही करता है। तो ये लोग अगर नेपाल के रास्ते भागने वाले थे सर, बांग्लादेश जाते या पाकिस्तान, इसका साफ मतलब है कि इस पूरे हत्याकांड के तार विदेश से तो जुड़े हुए हैं, और बांग्लादेश में बैठे हुए आईएसआई के चमचे जो है उनसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कि बड़े छाती पीट रहे थे ममता के हारने पर। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, विदेशियों का हाथ तो 100% इस हत्या में जुड़ा हुआ है। फिर वो सीधा अमेरिकी सीआईए एजेंट नहीं हो, तो वो सीआईए एजेंट ने दी हुई सुपारी आईएसआई और आईएसआई के चट्टे बट्टे, काफी लोग जो 2-4 ऐसे प्रोफेशनल किलर्स जो बाहर से आते हैं, उनको यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट देने वाले आईएसआई के स्वीपर सेल्स। और अंजू जी, मैं आपको बता दूं, ये सब के लिए हमारे उत्तर भारत के क्षेत्रों के अंदर आईएसआई ने स्वीपर सेल्स को मेंटेन करने के लिए 1600 करोड़ की राशि, पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं है, तेल के लिए पैसा नहीं है, मगर इसके लिए 1600 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। और इनका पूरा आशय ये था कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद
हमें ये रुपयों का पूरा पूरा मुआवजा मिलेगा और इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट किया गया था, मगर उनकी मंशा के ऊपर पश्चिम बंगाल की प्रजा ने पानी फेर दिया। तो आप देखोगे कि ये जो मेल्टडाउन हो रहा है, ये जो बातें हो रही है, भारत से ज्यादा बांग्लादेश के अंदर लोग रो रहे हैं, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, पल पल की जानकारी लेते हैं, सीट बाय सीट एनालिसिस होती है। क्यों होती है? ये बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन पश्चिम बंगाल पे उन्होंने लगा के रखा था, क्योंकि वो ग्रेटर बांग्लादेश वाला जो एक पूरा प्रोजेक्ट था उसको साकार करना था, और इसमें सीआईए हामी भरता था, क्योंकि उनको भी अलग क्रिश्चियन स्टेट की बात थी। तो ये सबको मिला के जब ऐसी एक घटना घटती है, तब जाके आप देखना शुरू करो कि भारत में जहां जहां आपको विपक्ष की सरकार मिलेगी, अंजू जी एक बात समझिए, पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार थी, पूरा का पूरा भारत विरोधी वातावरण पनपा। पंजाब के अंदर आप देख लो, विपक्ष की सरकार है, आज कितनी मात्रा में ड्रग्स और आर्म्स आ रहे हैं। कर्नाटक में देखो क्या हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चंद्रनाथ रथ की हत्या मात्र एक राजकीय हत्या नहीं थी, ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश का एक पहला चरण था, और वहीं पर उसके हत्यारों का पकड़ जाना। जब पकड़े जाते हैं तब फिर उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अपडेट होता है और वो तोते की तरह वो गाने लगते हैं। तो ये तोते की तरह गाते होंगे, इससे बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा कि अब मेरा क्या होगा। बात यहां आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन लोगों के तो तोते उड़ ही रहे होंगे ना जिन्होंने इनको इस काम में लगाया था, लेकिन एसआईटी के लिए भी इनको ट्रैक करना आसान नहीं रहा होगा। नहीं, जहां जहां से भागे इन्होंने तो पूरी कोशिश की होगी कोई निशान ना छोड़े, किसी को पता ना चले कहाँ गए, क्योंकि सबका ध्यान तो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ था कि शायद वहां से भाग गए हो। ये गाड़ी देखो, लोग क्या करते क्या है, जो पैटर्न बताई गई है वो पैटर्न बड़ी सीधी सीधी सादी पैटर्न है। 3 महीने पहले आपने गाड़ी की चोरी की, नंबर प्लेट बदल लिए, मतलब ट्रेस उसका खत्म हो गया। 2 मोटरसाइकिल है जिसका यूज हुआ ये वारदात को अंजाम देने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं झारखंड से चोरी किया था, उनका भी नंबर प्लेट सब बदल दिया गया। पकड़े आज भी न जाते अगर उन्होंने यूपीआई पेमेंट नहीं किया होता तो। टोल नाके फास्ट ट्रैक यूज नहीं किया उन्होंने, वो समझ के कि पकड़े जाएंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक से अगर पेमेंट करके आप आगे चलते जाओ हाईवे के ऊपर तो दूसरे ही नाके पे आपको पकड़ लिया जाएगा। तो उन्होंने एक जगह पे यूपीआई से पेमेंट किया और उसकी लीड मिलती गई फिर पुलिस को, एसआईटी वालों को, और इस पर से अयोध्या में एक को हमने पकड़ा। एसआईटी वालों ने एक को पकड़ा, एक पकड़ में आ जाता है तो पूरी की पूरी गैंग पकड़ में आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 8 लोग थे, 3 प्रोफेशनल शूटर्स और उनके साथ में बाकी 5 जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, रहने खाने का उपलब्ध करवाना, ये ऐसे स्लीपर सेल्स वाले लोग जो आजू बाजू के, हमारे आजू बाजू के रहने वाले लोग, भारत विरोधी तत्व भारत में छिपे हुए वो 0.5 फ्रंट, उनके लोग थे अंजू जी, और ऐसे पकड़े गए। तो देखिए ये जो बहुधा सुविधाएं है ना यूपीआई की, ये भी कितना काम आती है। एसआईटी की नजर उसके ऊपर भी रहती है, और ये एक चेतावनी है भारत विरोधी लोगों को कि आप भारत में से कहीं जा नहीं पाओगे। अगर एक बारी घुस तो गए, शायद घुस गए तो आपको पकड़ पकड़ के रगड़ दिया जाएगा।
पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यूपी पहुंचे, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना हिमांशु जी की उत्तर प्रदेश में इनके कुछ एक ऐसे आका रहे होंगे जो इनको छिपा रहे थे या जो इनको गाइड कर रहे थे आगे इनको कहाँ जाना है। लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको उत्तर प्रदेश में भी मिला होगा। अगर ये अयोध्या में छिपा हुआ था, बाकी दो कहीं और छिपे हुए थे जिनको एसआईटी ने ढूंढ निकाला, तो यहाँ पर भी इनके पैरोकार हैं, इनके हमदर्द हैं। आईएसआई का स्लीपर सेल यहाँ भी इनकी मदद कर रहा था, ये मानकर चला जाए। मानना पड़ेगा। योगी बाबा के राज में सब ठीक चल रहा है, मतलब ये नहीं कि दुश्मन काम नहीं कर रहा अपना। दुश्मन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आज भी काफी स्लीपर सेल्स चल रहे हैं। अतीत चला गया उसका मतलब ये नहीं कि आईएसआई का और पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। अभी 2 साल पहले ही आप याद कीजिए, यूपी के नेपाल वाले बॉर्डर के आसपास में कितने मदरसा पनप रहे थे। ये तो बुलडोजर की जय बोलो कि वो मदरसों को और उनके ढांचों को पूरा ध्वस्त कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मदरसा में रहने वाले लोग, वो मदरसा का उपयोग करने वाले लोग खत्म हो गए। आपने तो ये भी देखा था कि कुंभ के वक्त पे कोई सलीम कोई हिंदू नाम धारण करके खाने का रेस्टोरेंट रास्ते में बना देता था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं और उन ये प्रोफेशनल किलर्स के आका यूपी में काफी मात्रा में छिपे होंगे। उनके फाइनेंसर्स भी होंगे, उनको लॉजिस्टिकली मदद करने वाले लोग भी होंगे और उनको छिपाने वाले लोग भी होंगे। ये तो शायद पुलिस हमें बता ही नहीं रही कि उनको कहां से पकड़ा, किसके घर से पकड़ा। वही एक खुलासा हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि कितने स्लीपर सेल्स अयोध्या के आजू बाजू में भी है, पनप रहे हैं। अंजू जी, और पनप रहे हैं, और पता नहीं कौन से राजनीतिक लोगों से इनके रिश्ते होंगे। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो इन लोगों को मिला होगा ना, जो सरेआम आप देखिए शुवेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारों को अगर पनाह देते हैं तो ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तार खुलेंगे। धीरे धीरे करके एसआईटी बताएगी कहां से पकड़े गए और क्या इनकी मंशा थी। इतना तो साफ हो गया है कि शुवेंदु अधिकारी ही इनके टारगेट पर थे। आपने बीच में कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक से मुझे याद आया, अभी एक दिन पहले पीएम मोदी का रविशंकर जी के यहाँ एक फंक्शन था और उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो स्थल था, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जिलेटिन की छड़ें मिली बेंगलुरु में। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है, या फिर कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है? इसे सहयोग कैसे कहेंगी आप? इसे सहयोग कैसे कहेगी आप? देखिए, विपक्ष का राज्य है, विपक्षी शासन चल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह, जिलेटिन की 2 छड़ियां मिलती है कार्यक्रम स्थल के 3 किलोमीटर दूर से। अभी वहां पर शिमोगा और वो सब एरियाज के अंदर, बंगलुरु में नहीं, शिमोगा और वो सब एरियाज के अंदर जिलेटिन का काफी उपयोग होता है क्योंकि माइनिंग का काम काफी चलता है। ये बात को मान के चले हम। फिर भी जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जाने वाला होता है तो उसकी कैसी सुरक्षा होती है 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी अपने शहरों में वो देखा होगा। अभी ऐसी स्थिति में ये तो सुरक्षा कर्मी सतर्क थे, तो 3 किलोमीटर दूर जिलेटिन की 2 स्टिक्स को पकड़ा गया। अगर नहीं सतर्क होते तो जस्ट खाली इतना सोच लीजिए, नहीं सतर्क होते, वो तो रविशंकर जी के कार्यक्रम में जा रहे थे, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जा रहे थे, मगर वो तो उसी के लिए जा रहे थे। आज जैसे सोमनाथ के अंदर वो शिव जी की आराधना करने पहुंचे थे, इसीलिए उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मगर आप देखिए ना, पिछले 10 सालों में नरेंद्र भाई को मारने के लिए हर किस्म का इकोसिस्टम कैसे कैसे पनप रहा है। नक्सलाइट से लेके ये हमारे वैश्विक जियोपॉलिटिकल दुश्मन इस्लामिक कट्टरवादी कितने आतुर है नरेंद्र भाई को खत्म करने के लिए, नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए। तो इसको आप संयोग कैसे कह दे? इसकी जांच तो करनी ही पड़ेगी।
एक संदिग्ध को पकड़ा भी है और उसकी जांच हो रही है। और अब देखिए, एक त्रिकोण बनता है पूरा, भारत देश के अंदर एक त्रिकोण बनता है। आपके पास उत्तर में पंजाब है जो विपक्ष शासित है, आपके पास पूर्व में अभी तक पश्चिम बंगाल था, और दक्षिण में कर्नाटक है। तीनों लाइन जोड़ दीजिए तो ये त्रिकोण के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम पनप रहा है कि जो इकोसिस्टम नरेंद्र भाई को खत्म करने के लिए आमादा है। और यह प्रयोग 2016-18 से हो रहे। अगर मैं लिस्ट लेके गिनाने जाऊं ना तो शायद 25 मिनट और लग जाएंगे, मगर वो मैं पूरा लिस्ट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज याद दिलाता हूं, वो बिहार में क्या हुआ था 2018 के अंदर। गांधी उससे पहले अंजू जी एक याद कीजिए, पंजाब के अंदर क्या हुआ था, किसकी सरकार थी उस वक्त? तो कांग्रेस की थी। उसके बाद आपकी सरकार आई। कांग्रेस की सरकार के वक्त एक ब्रिज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय कैसे सुरक्षा रहित खड़ा था। उस दिन अगर कोई अनर्थ हो जाता तो ये तो हमारा नसीब है। देखिए, बंगलोर हो या सिकंदराबाद हो या हैदराबाद हो, विपक्ष अपने प्रयत्न को छोड़ेगा नहीं, मगर वहां दिक्कत यह है कि उनको ये काम करना पड़ेगा बहुत सिफत से। इसीलिए ये एक प्रकार की टेस्टिंग कहो ना, ये करेंगे कि एक बार नरेंद्र भाई आएंगे तो ऐसी जिलेटिन की स्टिक्स मिलेगी, दूसरी बारी आएंगे तो उनसे 5-7 किलोमीटर दूर कहीं पर कोई धमाका होगा। ये तो बंगलोर की खासियत है ना। ऐसे अमित भाई ने 2022 में जबकि बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में, तब पीएफआई को बैन क्यों किया था? ये पीएफआई मतलब कौन? पुराना सिमी। पीएफआई को बैन किया तो उन्होंने पॉलिटिकल फ्रंट बनाया जिसका नाम था एसडीएफआई। और ये एसडीएफआई ने कांग्रेस लोकसभा में जो 21 सीटें कर्नाटक में से जीती, उसमें से तकरीबन 8 से 9 सीटों में जिताया है। और इस वक्त कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक के अंदर। तो ये एसडीएफआई अपना तो ये वसूल करेगी। ये पीएफआई वही है जिसने 2022-23 में शायद, जबकि गहलोत की सरकार थी राजस्थान के अंदर, एक बहुत बड़ा लश्कर जैसा एक मार्च निकाला था। और आपको नारे याद हो तो सर तन से जुदा वाले नारे दिए थे जी। उसके बाद उसको बैन किया गया था। अभी ऐसी स्थिति में नरेंद्र भाई का कॉन्वॉय जाने वाला हो, नरेंद्र मोदी का, हमारे प्रधानमंत्री का, और उसके 2 किलोमीटर पास में जिलेटिन की स्टिक्स मिले तो इसको संयोग थोड़ी कहा जाएगा। गलती से थोड़े आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि शिमोगा में भले ही इन जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल होता हो, लेकिन बेंगलुरु में उस कार्यक्रम स्थल के पास लाकर इनको रखना कोई ना कोई वजह तो जरूर रही है, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये बड़ी खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा था। और जैसे आपने एसडीएफआई का जिक्र किया, जब कर्नाटक में ये सिद्धरामैया की सरकार बनी तो याद कीजिए कि उस वक्त तो वहां के एक मुस्लिम नेता ने ये मांग उठा दी थी कि हमने 21 सीटों पर कांग्रेस को जिताया है तो डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। ये तो इस तरह के हैं। और वो उमर खालिद जो जेल में सड़ रहा है, उसके पिता तो सिमी के कार्यकर्ता थे। इस तरह की नारेबाजी उसने की, कैसे यूएपीए के तहत वो अंदर बंद है। और आप सोचिए कि उसको लेकर न्यूयॉर्क का मेयर तक चिंतित होते हैं कि उमर खालिद को रिहा क्यों नहीं कर रहे हो भाई तुम। तो सोचिए, उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उन्होंने तो कुछ गलत ही नहीं किया। इस तरह की बातें होती हैं। और सिकंदराबाद में पीएम मोदी के कॉन्वॉय को रोकने वाले कौन थे? आम आदमी पार्टी के नेता। ये एक दिन पहले की बात है। तो ये सब कुछ संयोग तो नहीं है ना, कहीं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा ना।
यानी कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। ये आपने सिकंदराबाद की बात की, पीएम के कॉन्वॉय को रोकना, ये किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। और वहां पर प्रेस मौजूद थी, प्रेस को इन्फॉर्म किसने किया? किसने बुलाया जानबूझ के? अगर कोई अघटित घटना घटने वाली है तो उसकी माहिती किसी को नहीं मिलती, घटना घटने के बाद ही पता चलता है। अंजू जी, आप भी बहुत साल पत्रकार रही है, मैं भी बहुत साल एक्टिवली पत्रकारिता कर चुका हूं। हम लोग जानते हैं कि घटना जब घटती है तब घटती है, तभी पता चलता है। उसके पहले से किसी को पता नहीं होता कि आप जाके वहां खड़े हो जाओ कैमरा लेके। ये तो समझने की बात है, मगर आम आदमी पार्टी मानसिक दृष्टि से इतनी अपंग हो चुकी है आज कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि लोगों को ये चीजें सीधी साधी पता चल जाएगी। और सिकंदराबाद में आम आदमी पार्टी, आप सोचिए अभी ये क्या बात है, ये क्या कनेक्शन है? ये वो 100 करोड़ के लिकर स्कैम वाला कनेक्शन है। केजरीवाल ने दिल्ली में लिकर स्कैम जो किया था साउथ के लिकर बैनर्स के साथ में, ये कनेक्शन अभी भी बोल रहा है सिकंदराबाद में। तो सोचिए कि कितनी बड़ी गहरी चीजें हमारी सरकार के पीछे हो रही है। और एक के बाद एक देखिए, आपको रोज कुछ ना कुछ होता दिखेगा। आज की स्थिति में रोज कुछ ना कुछ दिखेगा, क्योंकि ये जो पूर्व का उनका त्रिकोण का कोण था ना, पश्चिम बंगाल वाला हमारा, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज कर ली होती कि ममता बनर्जी शायद अगर सत्ता में फिर से आ जाती, तो वहां पर से वो लोग पूरे भारत को विभाजित करने में लगे हुए थे। क्योंकि एक तरफ लैंग्वेज के नाम पे दक्षिण भारत को अलग करना है उन्हें, दूसरी तरफ आप सोचिए पंजाब में, पंजाब को पाकिस्तानी पंजाब से मिला के अलग खालिस्तान बनाना है। तो मैं जो त्रिकोण बोल रहा हूं ना, ट्रायंगल, देखिए तीनों कोने के ऊपर कुछ ना कुछ रोज पनप रहा है और अभी पनपेगा। क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि भारत अपने आप में बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। भारत की इकोसिस्टम, सनातनी इकोसिस्टम आज इतनी मजबूत हो रही है कि इनकी दाल जरा भी नहीं गल रही। ऐसी स्थिति में आपको दिखेगा ये। इनकी दाल नहीं गल रही है हिमांशु जी, वो ये बंगाल में देख चुके हैं, इसीलिए बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इधर अखिलेश यादव भी अब मंदिरों की बात करने लगे हैं, भाला लेकर खड़े थे अभी एक दिन पहले, वो सिर पर टोपी की जगह उन्होंने भी एक साफा बांध लिया था। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल इनको समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज और है, अभी जो जांच एजेंसियां, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 2026 के पहले 3 महीने में बहुत सारे ऐसे हथियार भारत में भेजे गए हैं जिनमें हैंड ग्रेनेड है, हाईटेक वेपन है, जिनका अर्बन स्ट्राइक में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप ये सोचिए कि चंद्रनाथ रथ को जिस पिस्टल से मारा गया वो भी ऑस्ट्रिया मेड था, बाहर की थी, आमतौर पर भारत में मिलती नहीं है। तो ये सारे हथियार कहीं से आ रहे हैं ना, और उस हथियार, उस पिस्टल का इस्तेमाल भी इसीलिए किया गया रथ के लिए, ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, बचने की कोई गुंजाइश न रहे। और वो पिस्टल को भारत में ढूंढते ढूंढते पिस्टल के जरिए आप सोर्स तक नहीं पहुंच पाओ। देखो, ये भी एक चक्कर होता है ना। ये ऑस्ट्रियन पिस्टल स्पेसिफिक लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये पिस्टल को यूज करना, जैसे आपने कहा कि भारत के अंदर 2026 के पहले क्वार्टर में सबसे ज्यादा ग्रेनेड्स, सबसे ज्यादा हैंड हेल्ड, हाथ से चलाने वाले हथियार आए हैं, हर एक किस्म के हाथ से चलाने वाले हथियार, क्या फेंक के भाग जाओ। ये कौन करता है? ये क्यों उसकी जेनेसिस तक जाए? ये करता कौन है? अर्बन नक्सल्स। भारत के गृह प्रधान ने गृह के अंदर कहा था हमने नक्सलिज्म को खत्म कर दिया, मगर उन्होंने कहा था कि अब जो बचे हैं वो अर्बन नक्सल्स हैं। और अर्बन नक्सल के हथियार यही होते हैं, ग्रेनेड्स, केओस फैलाना, अंधाधुंधी करना समाज में।
आपने कहीं मीटिंग की हुई है, आपने कहीं मेला लगाया हुआ है गांव में, और आपके गांव का एक अर्बन नक्सल एक उसमें ग्रेनेड फेंक के जाए तो कितनी अफरा तफरी मचेगी। दो चार जाने गई उसके साथ में अफरा तफरी कितनी मचेगी। यही चीज ये अर्बन नक्सल्स करना चाहते हैं। और जहां तक आपने अखिलेश की बात की, मैं आपको ये याद दिला अंजू जी, ममता दी हारी सबसे पहले कौन दौड़ के गया था उनको सांत्वना देने? अखिलेश यादव। क्यों? ऐसा कहा तो जाता है कि अखिलेश यादव अपने 35 करोड़ जो उन्होंने दिए थे आईपैक के लिए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो एजेंसी रोकी थी, वो आईपैक के पैसे वापस मांगने गए थे। क्या वो ही था या और कुछ काम से गए थे? आप पूछ रही थी ना कि उत्तर प्रदेश में भी आकाए हैं। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, आकाए तो बहुत है, मगर हमारे बीच बैठे सफेद पोश आकाओं को जानने की बहुत गहरी जरूरत है। और जैसे हथियार का इस्तेमाल आप बताते ना, हैंड ग्रेनेड, और ये अभी जो पिछले हफ्ते पंजाब में अमृतसर में और जालंधर में जो आईडी फेंके गए थे या हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे आर्मी कैंप के सामने, बीएसएफ के हेडक्वार्टर के सामने, वो भी तो इसी तरह के हथियार थे ना कि फेंको और भाग जाओ। आप ढूंढते रहो कौन था, बाइक पर आया था, स्कूटी पे आया था, क्या पता चला। तो और ये भी जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर से या बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां से ये हथियारों के जखीरे आ रहे हैं और जगह जगह पहुंचाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो वही करेगा। नहीं, और अभी देखिए, पश्चिम बंगाल जब गया, उनको पता चल गया कि अब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सरहद पर कुछ करना लगभग नामुमकिन है। लोखंडी बंदोबस्त लगाया गया है। ऐसी स्थिति में उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या बचता है? अब वो पंजाब में जाएंगे, क्योंकि अब पंजाब के विधानसभा चुनाव है अगले साल फरवरी में सबसे पहले। अब बारी पंजाब की है, तो कंसंट्रेशन वहीं पर आएगा। वहीं पर आपको ये दो बम धमाके दिखे, ऐसे धमाके और ड्रोन्स को मार गिराने की हरकतें हमारे सुरक्षा बलों की आपको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको ये भी दिखता हुआ नजर आएगा कि पंजाब के यूथ को ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत कुछ बताती नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। बिल्कुल, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि सब कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होता। और अब की बारी पंजाब की है। अब पूरा का पूरा ध्यान पॉलिटिकली भी और सुरक्षा के विषय से भी पंजाब के ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा। अंजुल, बिल्कुल, ये जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, बॉर्डर स्टेट हैं, इन पर तो ध्यान ज्यादा देना ही पड़ेगा। आईएसआई और बांग्लादेश में बैठे हुए आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी वहां आ रहे हैं, उन सबकी नजर तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ही थी। होरस है वो काफी हद तक, तो अब वो बंद होगा तो वैसे इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जो 3 आरोपी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं, चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल जो 3 पकड़े गए हैं, ये बहुत सारे राज खोलेंगे। एसआईटी इनसे बहुत कुछ उगलवाएगी। और आपने ये भी सही कहा हिमांशु जी की जांच एजेंसियां हमको सब कुछ नहीं बताती हैं। हमारे पास तो सिर्फ 2% खबरें आती हैं, बाकी 90% हमारे लिए नहीं होती हैं। इसलिए हम उस पर बस इतना ही बता सकते हैं कि ये हुआ है। आगे क्या होने वाला है ये तो एजेंसियां जाने। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब ये मुंह खोलेंगे तीनों आरोपी एसआईटी के सामने, तो बड़े बड़ों के राज खुलेंगे और तब पता चलेगा कौन कौन इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। और नींद तो उड़ी होगी ही ममता बनर्जी और उनके भतीजे की। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।